आज हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। उर्दू में इसको कहते हैं जी गर्मी जज़ब करने की सलाहियत। हीट कैपेसिटी क्या होती है कि ऑफ अ सिस्टम इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिस्टम है आपका और उस सिस्टम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर राइज़ करने के लिए जो हीट दरकार होगी उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। एंड हीट कैपेसिटी आपको पता है किसके बराबर होती है, Q T2 माइनस T1 इन Q ओवर डेल्टा T। अगर बहुत थोड़ी अमाउंट की हीट आप ऑब्ज़र्व हुई है सिस्टम में विच रेजेस दी टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम स्मॉल dt, बड़ा थोड़ा टेम्परेचर रेज हुआ है तो इस केस में हीट कैपेसिटी ये वाली होगी पार्शियल Q ओवर dt। अच्छा जी, ये तो हीट कैपेसिटी था। दूसरी चीज़ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है जी? अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू रेज द टेम्परेचर। अगर 1 ग्राम आ जाए तो जो हीट कैपेसिटी होगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट वी डिस्कस मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो होती है जी मोलर हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा, ये है जी मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, अच्छा, हीट कैपेसिटी अगर देखा जाए, अगर मैं आपके पास एक प्रॉब्लम रखूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके पास सैंड है और एक आपके पास वाटर है, पानी है, ठीक है, आप दोनों को एक जैसा टेम्परेचर देते हो, ठीक है, जितना टेम्परेचर आप सैंड को दोगे उतना ही टेम्परेचर आप अगर आप वाटर को देते हो, ज़्यादा गर्म कौन होगा? यस, सोचिए ज़रा। यस एग्जैक्टली, सैंड जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी। सैंड जो है वो ज़्यादा गर्म होगी, वो ज़्यादा हीट अप होगी। उसकी वजह ये है कि जो सैंड की हीट कैपेसिटी है, जो सैंड की हीट कैपेसिटी है वो वाटर से ज़्यादा है। सॉरी, जो सैंड की हीट कैपेसिटी है वो थोड़ी है एज़ कंपेयर टू वाटर। तो इस वजह से जो सैंड है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होगी एज़ कंपेयर टू वाटर अगर आप इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर देते। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है? Cp एंड Cv, ये क्या है? अच्छा, इसको डिफ़ाइन करने से पहले या इसको हम पढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन है कि Cp यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी वजह क्या है? सोचें ज़रा जी। इस दोनों की वजह ये है कि ये हम गैसेस के लिए देखते हैं, ठीक है। देखिए, गैसेस जो होती हैं उनमें तो पहले ही इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप उनका जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उनमें
उनकी जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा आ सकती है। ठीक है, आप सॉलिड और लिक्विड की ही गर्म करते हैं, उनमें बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, उनके वॉल्यूम में बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। ठीक है, तो उनके लिए हमें सीपी और सीवी की ज़रूरत नहीं है। हमें सीपी का क्या मतलब है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपको सॉलिड और लिक्विड के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके हीट करने से वॉल्यूम में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। ठीक है, गैसेस में नहीं है। ठीक है, गैसेस में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो रखना पड़ता है। जब हम गैसेस को गर्म करते हैं तो सीपी और सीवी को मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो चलिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या है जी? पार्शियल क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डेल वी। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम यहाँ से ये जो पार्शियल क्यू है, हमें पता है हीट कैपेसिटी किसके बराबर होती है, क्यू ओवर डेल्टा टी के। से इसको हम क्यू वन कह देते हैं, और इस की वैल्यू जो क्यू है, इस की वैल्यू ये वाली जो है ये हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है उस बन जाएगी डी ई, डिफरेंशियल इसे कहते हैं, पी डेल वी ओवर डेल्टा टी आ गया। ठीक है, इसको भी आप डी टी लिख लें, डिफरेंशियल टी। डिफरेंशियल चेंज होता है लेकिन थोड़ा चेंज होता है, डेल्टा बहुत बड़ा चेंज होता है, डिफरेंशियल जो होता है वो थोड़ा चेंज होता है, इसलिए हम डी टी लिखेंगे। अच्छा, अब क्योंकि हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये हमने पढ़ना है, हीट कैपेसिटी सी वी निकालनी है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो डेल्टा वी ज़ीरो है जी, और हमारे पास ये जो चीज़ बनेगी C इज़ इक्वल टू डी ई प्लस ज़ीरो ओवर डी टी, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी इज़ इक्वल टू डी ई ओवर डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये डी टी है। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने ये इक्वेशन आइडियल गैस के लिए लिखनी है तो सी वी इज इक्वल टू डी ई ओवर डी टी, फिर मैंने वॉल्यूम इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, तो ये है जी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि इक्वल आई है डी ई ओवर डी टी। तो आप इस यहाँ से देख के कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, ये डिफाइन एज द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, वी डिस्कस अबाउट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी क्या है। देखें, अब हम सीपी निकालना चाहते हैं
तो सीपी के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम पहले तो हमें वही फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले हमने लगाया हुआ था। आप ये कह सकते हैं कि C इज़ इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा टी, डी टी लिखें, पार्शल क्यू लिख लेते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड वो रख देते हैं जी। पार्शल क्यू की जगह आ जाएगा डी ई प्लस पी डेल वी ओवर डी टी, ठीक है। तो सी पी हीट कैपेसिटी आप कांस्टेंट प्रेशर निकालना चाहते हैं, ठीक है। सो यू हैव डी ई ओवर डी टी, इसको हम अलहदा कर देते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी डेल वी ओवर डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर कांस्टेंट इसको हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी जी सी पी इज़ इक्वल टू, यस ये वैसे ही लिखे आ जाना, डी ई ओवर डी टी इंटू प्रेशर, डी ई ये डिफरेंशियल होता है वैसे, डी टी प्रेशर है जी कांस्टेंट प्लस ये हमने बाहर निकालना है क्योंकि हम यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है ना यहाँ पे। सो पी इंटू एस डेल वी ओवर डेल डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये एक और इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अच्छा जी, अब प्रेशर कांस्टेंट इसका मतलब ये नहीं प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। प्रेशर कांस्टेंट तो चेंज इन प्रेशर ज़ीरो होना चाहिए था, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर नहीं है तो हम प्रेशर को ज़ीरो नहीं कहते, ना हम प्रेशर ज़ीरो लिखेंगे। अच्छा, हमें पता है कि इंथैल्पी जो है वो बराबर होती है ई प्लस पी वी के, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी वर्क। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, पार्शल एच ओवर पार्शल टी इज इक्वल टू पार्शल ई ओवर टी प्लस पार्शल पी वी ओवर पार्शल टी, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एट कांस्टेंट प्रेशर आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा जी, इसको हम इक्वेशन 4 कह देते हैं, 3 कह देते हैं। अगर आप ये देखें कि इसमें और इस इक्वेशन को अगर हम कंपैरिजन करें तो ये राइट हैंड साइड जो है ये सेम आ रही है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे हमने एक और चीज़ करनी थी, पार्शल एच ओवर पार्शल टी इंटू प्रेशर, ये पार्शल ई ओवर पार्शल टी प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ लिखी होती है इसका मतलब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। ये प्रेशर कांस्टेंट बाहर निकाल लिया हमने, पार्शल वी ओवर पार्शल टी प्रेशर। अब देखें जी, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये सेम है, तो मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर राइट हैंड साइड इक्वल हो, ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड भी इक्वल होती है। तो सी पी किसके बराबर आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि सी पी इज़ इक्वल टू पार्शल एच और पार्शल टी इंटू कांस्टेंट प्रेशर। सो ये है जी आपके पास इक्वेशन बन गई हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि किसके बराबर है, चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर में डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका रिलेशन सीपी और सीवी का, ठीक है। तो हम रिलेशनशिप इसका निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें पता है कि H जो है एंथैल्पी है दैट इज़
इक्वल टू ई प्लस पी वी, ठीक है। और अगर आपको ये भी पता होगा कि पी वी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें विद टेम्परेचर के साथ, तो आ जाएगा पार्शल एच ओवर पार्शल टी इज़ इक्वल टू पार्शल ई ओवर पार्शल टी प्लस पार्शल पी वी ओवर पार्शल टी। सो अच्छा, इधर पी वी की जगह हमने आर टी पुट करना था, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगी, ये असल में यहाँ पे ही हो जाना था, लेकिन चलें, पार्शल एच ओवर पार्शल टी इज़ इक्वल टू पार्शल ई ओवर पार्शल टी प्लस पार्शल आर टी ओवर पार्शल आर टी, ठीक, आर टी, ठीक है। तो इसमें आर कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर निकाल लेंगे। पार्शल एच ओवर पार्शल टी इज़ इक्वल टू पार्शल ई ओवर पार्शल टी, और आर कांस्टेंट है, पार्शल टी ओवर पार्शल टी, ये कैंसिल हो गया तो 1 होगा। अब हमारे पास चीज़ है पार्शल एच ओवर पार्शल टी इज़ इक्वल टू पार्शल ई ओवर पार्शल टी प्लस आर। अब ये हम पढ़ चुके हैं कि पार्शल एच ओवर पार्शल टी किसके इक्वल है, सी पी के, इसकी जगह सी पी आ जाएगा, ठीक है। पार्शल ई ओवर पार्शल टी किसके इक्वल है, सी वी के, तो यहाँ पे सी वी आ जाएगा, ठीक है, प्लस आर, और इसको हम लिख सकते हैं जी सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर। तो डिफरेंस ऑफ हीट कैपेसिटीज़, दो हीट कैपेसिटीज़ जो है ना, डिफरेंस टू हीट कैपेसिटीज़ लाइक सी पी एंड सी वी, वो आपकी जनरल गैस कांस्टेंट के इक्वल है। अच्छा, ये तो है ये वाली बात। देखें, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन नहीं होता। एक चीज़ ये याद रखें, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, तो वो सिर्फ चेंज करती है इंटरनल एनर्जी को। वो किसको करती है चेंज, सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आती है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो ना सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है बल्कि वर्क डन भी होता है, ठीक है। अच्छा, यही बात उसने यहाँ पे लिखी है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन नहीं होता। जो भी हीट होती है वो ऑब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होती है कंप्लीटली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ना सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है बल्कि वर्क डन भी होता है। दैट्स वाई फॉर गैसेस, अब मेरी बात याद रखेंगे, जो गैसेस के लिए क्या होता है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ग्रेटर देन होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये गैसेस के लिए होता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के लिए अप्रोक्सीमेटली इक्वली होते हैं। सॉलिड और लिक्विड के लिए सीपी और सीवी जो है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वली होते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर एक सॉलिड रखा है कांस्टेंट प्रेशर पे, यहाँ लाइक कोई आइस रख दें, यहाँ पे कोई लिक्विड रख दें, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, भाई कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब तो वर्क तो होगा ही नहीं, सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। लेकिन अगर यहाँ पे अपने कोई सॉलिड रखा है और उसमें आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो सॉलिड पहले लिक्विड बनेगा, ठीक है। तो कोई वॉल्यूम में हमें इतनी कोई चेंज नज़र नहीं आएगी। ये जो पिस्टन है ये हमें कोई बहुत वाज़े चेंज नज़र नहीं आएगा, मूव करता हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है वो वर्क ज़ीरो ही होगा इसमें भी, ठीक है। आप इधर ऐसा करें कि आप इधर लिक्विड रखते हैं, ठीक है, तो लिक्विड में भी कोई वाज़े चेंज नहीं होगी, ठीक है। लिक्विड पहले वेपर बनेगा, ठीक है। लेकिन जब आप लिक्विड को हीट करेंगे या सॉलिड को हीट करेंगे तो दोनों के वॉल्यूम में क्योंकि कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं आता, ठीक है, कोई डिस्टिंक्ट चेंज नहीं आता,
तो हम ये कह देते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के लिए जो Cp और Cv की वैल्यू वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होती है, क्योंकि दोनों में वर्क डन नहीं होता। दोनों में जो हीट आप सप्लाई करेंगे वो सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के ही इक्वल होगी, लेकिन गैसेस में जो Cp है वो ग्रेटर देन होगा Cv के। ये आप याद रख लेंगे। रेशो ऑफ Cp एंड Cv टूवर्ड्स एटॉमिसिटी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे आते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ हीट कैपेसिटीज। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ हीट कैपेसिटी क्या है जी, इसको हम पढ़ने जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका कुछ यूँ है कि यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि अगर आपके पास आइडियल गैस हो, आपको पता है आइडियल गैस क्या होती है, जिसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, ठीक है, जो सारे गैस लॉज को ओबे कर रही होती है। ठीक है, हम ये प्रूव करेंगे कि जो आइडियल गैस होती है, ठीक है, उस पे मतलब वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसकी हीट कैपेसिटी जो है, जो आइडियल गैस है उसकी जो हीट कैपेसिटी है, ठीक है, चाहे वो Cp है या Cv है, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो दूसरी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, उसको हम प्रूव करेंगे। तो उसको प्रूव हम यूँ करेंगे कि इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, इसको हम लेंगे सबसे पहले। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे जो इंटरनल एनर्जी है ना, यानी कि E, उसको हम फंक्शन कंसीडर कर देते हैं। इंटरनल एनर्जी को हम फंक्शन कंसीडर कर देते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम का। ठीक है, ये फंक्शन क्या होता है कि टेम्परेचर के चेंज करूँगा तो फिर भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, और वॉल्यूम चेंज करूँगा तो फिर भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है ये, इसको फंक्शन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या ले लेते हैं, फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब फंक्शन इस पे अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा कि DE थोड़ा सा जो चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में, वो किसके इक्वल होगा, वो इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगा। जब टेम्परेचर चेंज करेंगे और उस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और इंटरनल एनर्जी चेंज होगी जब हम वॉल्यूम चेंज करेंगे, लेकिन उस केस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा। सो DE इज इक्वल टू पार्शियल E, ठीक है, और पार्शियल T, ठीक है, इंटू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू DT प्लस पार्शियल E ओवर पार्शियल V। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dV। ठीक है, पार्शियल E ओवर पार्शियल T ये रेट ऑफ चेंज है, और DT जो एक्चुअल चेंज है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपके कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास पहले 1 केल्विन टेम्परेचर पे कोई इंटरनल एनर्जी थी, आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, कोई चेंज होगी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप रेट ऑफ चेंज निकाल लेंगे। ठीक है, और जो एक्चुअल DT है, मतलब कितना चेंज किया आपने टेम्परेचर, वो असल में DT है। ठीक है, DT उसे कहा रहा है। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज है, और जो एक्चुअल टेम्परेचर में चेंज आएगा वो ये होगा। से आपने 1 से 3 टेम्परेचर चेंज किया, उसका रेट उसमें इंटरनल एनर्जी E1 से E2 हो गई। ठीक है, आपने रेट ऑफ चेंज निकाल दिया, और एक्चुअल जो आपने टेम्परेचर चेंज किया, कितना चेंज किया, 1 से 3 आपको पता है 2 टेम्परेचर चेंज हुआ है।
ठीक है, तो वो dt होगा। इसका मतलब ये वाला है, ठीक है। पार्शियल E ओवर पार्शियल V, यानी आपने पहले वॉल्यूम से 3 सेंटीमीटर क्यूब पे इंटरनल एनर्जी किया है जी, फिर आपने 5 किया वॉल्यूम, ठीक है, और उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, उसमें रेट ऑफ चेंज को आपने पार्शियल E ओवर पार्शियल V लिख दिया, और जो एक्चुअल वॉल्यूम में चेंज आया 3 से 5 तक वो dV है, ठीक है, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहाँ पे अपने वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। ये वाली आपने चीज़ याद रख लेंगे। अब यहाँ से ही ये जो पार्शियल E ओवर पार्शियल T है ये हम पढ़ चुके हैं, ये CV के बराबर है dt प्लस पार्शियल E ओवर पार्शियल V T dV आ गया। अच्छा, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दें, वो कि इसके इक्वल होता है, ठीक है, तो यहाँ से हम जो DE है, ठीक है, यहाँ से पार्शियल Q निकाल देंगे हम, ठीक है, पार्शियल Q निकाल लेंगे तो DE की जगह हम उसकी वैल्यू ये सारी पुट कर देंगे, CV डेल्टा dt प्लस पार्शियल E ओवर पार्शियल T dV जी, ये हमने सारी पुट कर देंगे यहाँ, ठीक है, और यह माइनस, क्योंकि हम यहाँ से पार्शियल Q निकाल रहे हैं ना, तो DE माइनस पार्शियल Q इज इक्वल टू DE माइनस पार्शियल W है, पार्शियल W है जी, पार्शियल W है। तो आपने यह क्या किया जी, यहाँ पे DE की वैल्यू निकली आपने माइनस पार्शियल W, तो ये सारी DE की वैल्यू थी, ये माइनस पार्शियल W, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम एक आइडियल गैस लेते हैं, ठीक है, और उसकी एक्सपेंशन कराते हैं द वैक्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कोई चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हमने उसकी एक्सपेंशन करवाई तो इसका मतलब है कि उसमें जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी ज़ीरो होगा, और चेंज इन जो हीट है वो भी ज़ीरो, पार्शियल Q भी ज़ीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट जो है ना बाहर जाएगी ना अंदर आएगी, और उसका जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो जब हमने ये किया और उसके बाद हमने देखा कि यार टेम्परेचर तो हम नहीं चेंज कर रहे, ठीक है, नहीं टेम्परेचर चेंज कर रहे, ठीक है, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, आइडियल गैस का वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल आ रही है, ठीक है। आपने एक्सपेंशन करवाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो इक्वेशन जो 3 है वो ये बन गई, dV इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंस dV तो ज़ीरो के नहीं इक्वल, लेकिन ये फिर भी ज़ीरो के इक्वल आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। आप एक्सपेंशन करवा रहे हो, ठीक है, से उसमें आपने टेम्परेचर तो कांस्टेंट रख लिया, टेम्परेचर चेंज नहीं होने दिया, वॉल्यूम चेंज आप कर रहे हो फॉर द आइडियल गैस, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। एंड उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसकी वजह ये है कि जो आइडियल गैस है उसका तो इंटरमालिक्यूल जो डिस्टेंस है उसमें जो मालिक्यूल, उसमें तो वॉल्यूम जो है उसमें, अब ये है कि उनमें कोई इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, उसमें इंटरमालिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होती जो आइडियल गैसेस है, ठीक है। तो आप उसका अगर वॉल्यूम चेंज कर भी लेते हो तो एक्चुअली उनके इंटरनल एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है ना, ठीक है। अगर कोई रियल गैस होती तो उसके मतलब फॉर एग्जांपल आप वॉल्यूम बढ़ा लेते हो, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ सकता था, ठीक है, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ सकता था। मेरे पास अगर रियल गैस होती और उसका मैं वॉल्यूम आप कह सकते हैं कि मैं चेंज करता, तो अगर मैं उसका वॉल्यूम जो है वो अगर मैं चेंज करता या वॉल्यूम ज़्यादा करता या कम करता तो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आती। लेकिन आइडियल गैस में हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दिया और वॉल्यूम को चेंज किया, लेकिन इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पे प्रूव हो गया ये बात कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम है जी,
कि वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती एंड इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, ये डिपेंडेंट है टेम्परेचर के। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पे प्रूव करनी है। अच्छा, नेक्स्ट है, अब हम इंथैल्पी ले लेते हैं और इंथैल्पी को हम फंक्शन लेते हैं टेम्परेचर और प्रेशर का। फंक्शन क्या है जी कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में से कोई चेंज करूँगा तो इसकी जो इंथैल्पी है वो चेंज हो जाएगी। इसको हम यूँ लिखेंगे डी एच इज इक्वल टू पार्शियल एच ओवर टी, जबकि प्रेशर कॉन्स्टेंट डी टी। ठीक है, जैसे पिछली था हमने क्वेश्चन लिखी, प्लस पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी इंटू टेम्परेचर डी पी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसमें भी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया और प्रेशर को चेंज किया और पता लगा कि आइडियल गैस की इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आया। ये वाली इक्वेशन बन गई। आपने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और आइडियल गैस के प्रेशर को चेंज किया, लेकिन इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, क्योंकि उसमें, अब इसको लॉजिकली भी देखें तो आइडियल गैस जो है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत, मतलब मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कोई इंटरेक्शन नहीं होती। तो आप प्रेशर चेंज भी करोगे, कम या ज़्यादा भी करोगे, तो एज सच उनकी इंथैल्पी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर रियल गैस होती तो उसकी इंथैल्पी में फ़र्क पड़ सकता था। ठीक है, क्योंकि इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी का सम है प्लस वर्क डन है, पीवी। ठीक है, तो हम इंटरनल एनर्जी के हिसाब से देख रहे हैं ना, तो उसकी कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो उसके तो मतलब आप कह सकते हैं कि वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ना होने के बराबर हैं। ठीक है, तो उसकी तो मतलब आप प्रेशर कम या ज़्यादा भी करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ इंटरनल एनर्जी का फैक्टर ज़ीरो है, वर्क डन वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो अगर रियल गैस होती तो वो प्रेशर पे डिपेंड करती, लेकिन आइडियल गैस जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई प्रेशर के। हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को कम ज़्यादा किया, लेकिन इंथैल्पी ऑफ आइडियल गैस में कोई चेंज नहीं आया, तो देट इज़ आल्सो इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। इस डिडक्शन से, क्योंकि सीपी जो है वो रिलेट करता है, पार्शियल एच जो है सीपी से रिलेट करता है, हमने पार्शियल एच की जगह सीपी पार्शियल सीपी रख दिया, हीट कैपेसिटी पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये अगर देखें तो पढ़ चुके हैं पीछे, ये देखें पार्शियल एच जो है ये सीपी से रिलेट करता है। ठीक है, और ये पार्शियल सीवी जो है ये आपका रिलेट करता है, पार्शियल जो सीवी है ये जो रिलेट करता है जी, पार्शियल ई जो है ये सीवी से रिलेट करता है। ठीक है, तो पार्शियल ई की जगह हमने पार्शियल सीवी रख दिया। तो इस डिडक्शन से हमें ये भी पता चला कि जो हीट कैपेसिटी है, ठीक है, ऑफ एन आइडियल गैस, ये भी इंडिपेंडेंट है प्रेशर और वॉल्यूम के। तो जनाब यहाँ पे जो आपने इक्वेशंस लिखी थी हीट कैपेसिटीज़ की, ये वाली, और जो हमने ये वाली सीवी और सीपी की वैल्यू लिखी है, ये वाली हमने लिखी है, ये आइडियल गैस के लिए नहीं है। ठीक है, ये आइडियल गैस के लिए नहीं है। आइडियल गैस के लिए जो हीट कैपेसिटीज़ हैं वो ये हैं, और आइडियल गैस की हीट कैपेसिटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, ना प्रेशर पे डिपेंड करती है और ना ही वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो ये बात जो है वो यहाँ पे समझाने वाली थी। नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे रेशो ऑफ सीपी एंड सीवी। जी देखिए, केएमटी में हमने पढ़ा था कि जो टोटल एनर्जी होती है ई के,
वो 3/2 RT होती है फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, उसकी जो एनर्जी है वो 3/2 RT की होती है, 3/2 RT होती है। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ना चाहते हैं रेशियो ऑफ सीपी टूवर्ड्स एटॉमिसिटी, यानी एटॉमिसिटी को हम सीपी और सीवी का जो रेशो को देखते हुए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो गैस है ये मोनोटॉमिक है, डाईएटॉमिक है, या ट्राईएटॉमिक है, या पॉलीएटॉमिक है। इसको पढ़ने का मकसद ये है कि जब हम रेशो देखेंगे सीपी और सीवी की तो हम ये प्रिडिक्ट कर लेंगे कि गैस जो है वो मोनोटॉमिक है, डाईएटॉमिक या ट्राईएटॉमिक है। द रेशो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी हेल्प अस टू डिटरमिन द एटॉमिसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो रेशो डिस्कस करेंगे मोनो एटॉमिक गैस की रेशो डिस्कस करेंगे कि वो कितनी होती है। ठीक है, तो उसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट टेम्परेचर T ये वाली होती है, 3/2 RT होती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री रेज़ कर दिया तो उसकी जो एनर्जी होगी E के दैट इज़ इक्वल टू 3/2 RT+1 हो जाएगी। ठीक है, पहले उसकी एनर्जी 3/2 RT थी, जब मैंने टेम्परेचर रेज़ किया तो E के जो है वो इक्वल होगी 3/2 RT R इंटू T+1। सो अगर मैं चेंज इसका निकालूंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, तो 3/2 R इंटू T+1 माइनस 3/2 RT, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 3/2 RT प्लस R माइनस 3/2 RT, इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, 3/2 RT प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2 RT गया, और यहाँ पे मेरे पास जो बच गई चीज़ वो क्या बच गई जी, 3/2 RT प्लस यहाँ पे भी 3/2 R था, तो मेरे पास जो एनर्जी अब आ गई है वो आ गई है जी 3/2 R। ठीक है, ये है जी मेरे पास एनर्जी। अच्छा, क्या मैं इसको CV लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको CV कह सकता हूँ 3/2 R? ये जो एनर्जी है मैं कि इसको CV कह सकता हूँ? क्यों कहा मैंने इसको CV? यस यस, CV मैंने इसलिए कहा, अगर हम इस चीज़ को पढ़ें तो हमें ये ज़्यादा अच्छे से पता चल सकता है। द हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, इज़ यूटिलाइज टू रेजिंग द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। ठीक है, दैट्स वाई हमने इसको CV कह दिया। हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोनो एटॉमिक गैस को हीट किया, ठीक है, और जो मोनो एटॉमिक गैस है उसकी सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सिर्फ 1 होता है, और वो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो जब मोनो एटॉमिक गैस को मैं हीट करूँगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो उसकी जो सारी एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करने में यूज़ हो जाएगी, और वो हमने निकाल ली कि पहले हमें पता था कि ये 3/2 R है। ठीक है, उसके बाद हमने टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा किया, तो उसके बाद चेंज निकाला, वो हमारे पास CV जो है वो 3/2 R के इक्वल आ गई, जो कि हम निकाल चुके हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है बस कि जो मोनो एटॉमिक गैस होती है वो सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल पे होती है। ये दिस लाइक ये कोई नियॉन है, मोनो एटॉमिक है। ठीक है, तो ये X, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना ट्रांसलेशनल है सिर्फ, और वो 3 एक्सेस पे हो सकता है, X पे, Y पे और Z एक्सेस पे, लेकिन सिर्फ ये रोटेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी जो भी मूवमेंट होगी वो सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करने में यूज़ होगी। बस जो भी हम एनर्जी देंगे वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को
बढ़ाने में यूज़ हो जाएगी। तो जो मोनोटॉमिक गैस है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ एक होता है और वो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास CV निकल आया तो CP हम खुद निकाल लेंगे। CP माइनस CV आपको पता है कि वो R के बराबर होता है। CP इज इक्वल टू CV प्लस R। दैट मीन कि जो आपके पास CV है वो है 3/2R। ठीक है, 3/2R प्लस R। अगर मैं इसका जूज ऑफ का ले लूँ, ठीक है, तो ये 3R प्लस 2R 5/2R बन गया। CP की वैल्यू 5/2R आ गई और CV क्या है 3/2R। अब हमने रेशो लेनी है CP ओवर CV की। ठीक है, तो वो 5/2R डिवाइड बाय 3/2R। ये R से R कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 5/3 बच गया और ये होता है 5/3 इज़ 1.667। ठीक है, तो ये रेशो है CP ओवर CV की फॉर द मोनोटॉमिक गैस। और जब आप ये रेशो देखेंगे तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर CP ओवर CV की जो रेशो अगर ये है तो वो मोनो एटॉमिक गैस हो। अच्छा, ये तो है मोनोटॉमिक गैस की। लेकिन जो डाई एटॉमिक गैस होती हैं उसका क्या होगा? डायटॉमिक और पॉलीटॉमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें हीट सप्लाई नॉट ओनली इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन बट एज अ होल आल्सो कैन इंक्रीज इन द एनर्जी इनसाइड द मॉलिक्यूल विच मे बी इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और वो वाइब्रेशनल रोटेशनल भी हो सकती है। अब वो ये कहता है कि अगर हमारे पास मोनोटॉमिक गैस थी या मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल था, उसमें जब हमने हीट सप्लाई की तो वो तो सिर्फ उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा बस। लेकिन अगर हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन है या हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, हम डाई की बात कर लेते हैं, तो इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी बल्कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है जिसमें ऑक्सीजन जो है ये वाइब्रेट कर सकता है और इसमें ये ऑक्सीजन जो है ये रोटेट भी कर सकता है। ठीक है, इसकी सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है कि ये सिर्फ ट्रांसलेशन भी करेगा, ये वाइब्रेट भी करेगा और ये रोटेट भी करेगा। इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगी। डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैसेस की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, तो ये वो कह रहा है कि अगर हमारे पास डायटॉमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसको जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो एज अ होल सिर्फ ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाएगा बल्कि ये रोटेशनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाएगा। उसकी कुछ हीट इंटरनल एनर्जी में भी यूज़ होगी और वो इंटरनल एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी भी हो सकती है और आपकी दूसरी जो है जो स्पिन वाली होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि हम उसमें हम R को कुछ यूँ करते हैं, अगर हमें इसके लिए CV की वैल्यू लिखनी है तो वो हमारे पास कुछ होगी CV इज इक्वल टू 3/2R। ठीक है, ये तो हमने मोनोटॉमिक की निकाली ना, प्लस हम R का इजाफा कर देते हैं इसमें। ठीक है, बुक ने C इंटस्टेनियस लिखा हुआ है, C इंटस्टेनियस में R का इजाफा कर दिया जाता है बस। अगर आप लास्ट टाइम देखें तो मोनोटॉमिक गैस के लिए 3/2R लिखा है क्योंकि उसकी जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की थी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा था। लेकिन इसमें इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है जिसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी है, तो हम इसमें जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें हम R का इजाफा कर देते हैं। तो अगर हम इसका LCM ले लें तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी दैट इज़ 3R प्लस R, 4R/2, आई थिंक 4R/2 बचेगी। ये 3R है, ये 2R हो जाना है, 3 + 2 5/2R। ये इसकी CV की वैल्यू आ गई और CP की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। CP इक्वल होता है CV + R के, तो 5/2R
ये हो गया जी 5/2r, यस, और प्लस r हो गया 5/2r प्लस r, एंड विच इज़ इक्वल टू ये आ गया जी आपका 2 ज़ोफ़्ज़ाफ़्कुल 5r प्लस 2r, आई थिंक ये 7r/2 हो गया। ये इसकी CP की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये इसकी क्या आ गई, CP की वैल्यू आ गई 7/2r, और नीचे क्या है जी 5/2r, ठीक है। तो हमने रेशो ले लेनी है CP ओवर CV की, तो 7/2r डिवाइड बाय 5/2r, r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7/5 हमारे पास यह है, और इसको अगर हमने करें तो वह 1.4 बनेगा। तो रेशो कितनी बन गई, 1.4। तो आप देख के बता सकते हैं कि अगर आपके पास CP और CV की रेशो 1.4 आ रही है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इस तरह हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की भी निकाल सकते हैं। उसमें भी आप क्या करेंगे कि आप CP यानी CV जो हमारे पास था वो 3/2r था, ठीक है, उसमें हम फिर क्या करेंगे 3r/2 का इजाफा कर देंगे, ठीक है। ये असल में यूँ है कि डायटोमिक के लिए हमने r का इजाफा किया था ना, 3/2r प्लस r किया था, तो r में अगर आप हाफ r और ऐड कर दें, ठीक है, तो आई थिंक ये बन जाता है 2r प्लस 1, तो ये 3/2r बन जाता है, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा अब एटॉमिसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, आप हाफ r का इजाफा करते जाएं। तो लेट्स सी हमने ये हाफ r का इजाफा किया तो वो 3r/2 बन गया, ठीक है। आई थिंक आपको ये पॉइंट की समझ आ गई है। 3/2r था मोनोटॉमिक के लिए, जब हमें डायटोमिक के लिए लिखा CV की वैल्यू तो 3/2r प्लस r हमने किया था, ठीक है। और अगर पॉलीएटॉमिक है तो r/2 का यानी हाफ r का मज़ीद इजाफा कर दिया, ठीक है। तो r प्लस r/2 3r/2 होता है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इसके लिए CV की वैल्यू क्या है, और CP, ठीक है। अब CP के लिए वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी, जो मोनोटॉमिक के लिए हमने निकाली थी वो थी 5/2r, ठीक है। 5/2r में हमने 3/2r का इजाफा इसमें भी कर देना। तो अगर हम रेशो लिखें 3/2r प्लस 3/2r, ठीक है, 3/2r प्लस 3/2r, ये आपका सॉरी ये 5/2r, CP की पहले लिखनी है, 5/2r प्लस 3/2r, ठीक है, ये आपने लिख लिया। नीचे आपने लिखना 3/2r प्लस 3/2r, इसको ऐड और डिवाइड करेंगे तो रेशो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.33, ठीक। तो आप बता सकते हैं कि अगर रेशो आपकी CP और CV की 1/1.33 आती है तो वो कौन सी एटॉमिसिटी होगी गैस की, वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या गैस हो। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर्स। इसमें कुछ हमारे पास टेबल डिस्कस करने वाला रहता है, और किरचॉफ इक्वेशन जो है वो हमने डिस्कस करनी है कि जो चेंज इन यानी कि अगर आपके पास एक रिएक्शन हो रहा हो, ठीक है ना, हीट ऑफ रिएक्शंस हो रहा हो, तो उसमें जो चेंज इन एंथैल्पी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर उसका क्या रिलेशन है, वो उसको हम जो वाज़िया किया या उसको बयान किया है वो किरचॉफ ने किया है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।